एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं? हाल ही में नौसेना के प्रमुख की नियुक्ति हुई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से कौन सा व्यक्ति बना है? तो देखिए, कृष्ण स्वामी नाथन, डी नंबर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कृष्ण स्वामी नाथन जो है वो बने हुए हैं। क्लियर है? कौन बना है? कृष्ण स्वामी नाथन। ठीक है, कृष्ण स्वामीनाथन बने हुए हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। थल सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जनरल उपेंद्र कुमार द्विवेदी को बनाया गया है, उपेंद्र द्विवेदी। और उसी प्रकार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी नौसेना अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। बिल्कुल नोट कर लीजिए, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, उसी प्रकार चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी वायुसेना अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये सारा नाम नोट कर लें। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित दृष्टि सिस्टम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा एक सिस्टम विकसित किया गया है दृष्टि के नाम से, यानी दृष्टि सिस्टम जो है। तो दृष्टि सिस्टम क्या है? तो ये एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है, एआई बेस्ड जो है माल डिब्बा लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। माल डिब्बा लॉकिंग को लेकर के ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है दृष्टि नाम से। आइए और देखते हैं। देखिए, ये जो है दृष्टि एआई जो है भारतीय रेलवे जो है आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, क्या आईआईटी गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ मिलकर के डेवलप किया है। इसमें आईआईटी गुवाहाटी का बहुत बड़ा योगदान है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये दोनों मिलकर के इस दृष्टि सिस्टम को डेवलप किया है। ये सिस्टम जो है एआई सेंसर और कैमरों की मदद से माल डिब्बों के दरवाजों पे निगरानी रखेगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, यानी एक एक सेकेंड एक एक मिनट की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती रहती रहेगी। जब भी कोई व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा तो तुरंत ये इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को प्राप्त हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है बायो रिमेडिएशन क्या है? टर्म दे रहा है कि बायो रिमेडिएशन। क्लियर है? बायो रिमेडिएशन क्या है, इसको लेकर के हाल ही में क्या चर्चा किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि रासायनिक स्प्रे से प्रदूषण की सफाई। रासायनिक स्प्रे से पहला ऑप्शन हमारा है रासायनिक स्प्रे से प्रदूषण की सफाई। दूसरा, मशीनों से प्रदूषण की सफाई। तीसरा कह रहा है कचरा, तीसरा हमारा प्रश्न आंसर है कि कचरा जलाकर प्रदूषण कम करना। और चौथा जो है वो कह रहा है कि जीवित जीवों का उपयोग कर प्रदूषण को हटाना। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो बायो रिमेडिएशन जो है उसमें एक्चुअल में बैक्टीरिया और फफूंदी जो होता है, उस तरह के जो जीव होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या हमारा ऑप्शन होगा? आंसर डी होगा। देखिए, इसमें डिटेल दिया गया है कि बायो रिमेडिएशन में बैक्टीरिया क्या क्या, देखिए बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल, पौधे जैसे जो सूक्ष्म जीव है उनकी मदद से मिट्टी और पानी में मौजूद प्रदूषकों को साफ किया जाता है। ये यूज किस तरह के प्रदूषण को हटाने में होगा? तो मिट्टी और पानी के प्रदूषण को हटाने के लिए बायो रिमेडिएशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जीव जो है तेल, कीटनाशक, प्लास्टिक और भारी धातुओं को सरल एवं सुरक्षित पदार्थों में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसमें बदल देंगे। यह तरीका बहुत कम खर्चीला है और पर्यावरण के अनुकूल है, जो रोजगार भी देता है। लेकिन एक समस्या क्या है? लेकिन जीएम जीवों के लिए कड़ी सुरक्षा जरूरी है। ये एक साथ साथ अलार्मिंग चीज भी बता रहा है कि जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जो जीव होंगे उनके लिए सुरक्षा अति आवश्यक है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न बना है कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है? तो आप लोग एक्चुअल में पढ़े होंगे कि जीवन की गरिमा का अधिकार क्या है भाई? तो आर्टिकल 21। आप तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़िएगा तो ये जीवन की गरिमा से जुड़ा हुआ मैटर है। तो आइए इसके हम देखेंगे कुछ और इसमें फैक्ट्स है। देखिए, यहाँ दिया भी है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कर रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 21 में। क्लियर है?
इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आप वंचित नहीं कर सकते। यानी विधि के तहत जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अलावे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत आप किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने एक 1978 में एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। एक मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधित प्रक्रिया उचित, ऋजु, नियम, युक्ति संगत होनी चाहिए। उसका कहना था कि विधि द्वारा स्थापित की यदि कोई प्रक्रिया है तो वो बिल्कुल उचित होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए, उसके कहने का मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक और महत्वपूर्ण केस था ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो अपने मृत्यु को लेकर के कोई उस तरह का कार्य करे, जैसे मान लीजिए आत्महत्या हो गया, तो इस तरह की चीजें जो है जीवन के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। ये एक्चुअल में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 21A के रूप में यानी 21 क के रूप में शामिल किया गया था। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? शिक्षा का अधिकार जो हमारा है मूल अधिकार है, ठीक है। अच्छा, इस मूल अधिकार में क्या कहता है? इसमें प्रोविजन है कि स्टेट जो है वो राज्य सरकार हो सकता है, केंद्र सरकार हो सकता है, यानी स्टेट जो है ये उसका दायित्व है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और वो जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। 3 यहाँ से फैक्ट्स आए, एक तो निःशुल्क होना चाहिए, दूसरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसमें उम्र की क्या बात कर रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य करेगा। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2026 के अनुमानों के अनुसार, कब? 2026 के अनुमानों के अनुसार कौन सा शहर 310 बिलियन की जीडीपी के साथ भारत का सबसे अमीर शहर है? देखिए प्रश्न क्या है, भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बड़ा इजी है ये प्रश्न, आपको देख के लग जाएगा, ठीक है ना, कि ये क्यों इजी है। तो भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है भाई? तो देखिए, मुंबई जो है, पहले इसको बम्बई बोला जाता था, ये भारत की आर्थिक राजधानी है। और जीडीपी, इस शहर के जीडीपी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जीडीपी मुंबई की है। आइए देखते हैं, इसमें डिटेल्स हैं। तो देखिए, एक अनुमान लगाया गया है कि 310 बिलियन, ओके, ये डॉलर का साइन है, तो 310 बिलियन डॉलर, ठीक है, जीडीपी के साथ मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है। भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। इससे देखिए, इसके बारे में कई सारे और भी फैक्ट्स हैं कि मुंबई किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो एक तो अभी आपने देखा सबसे अमीर शहर तो है ही, साथ साथ भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है या वित्तीय केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, भारत का ये वित्तीय राजधानी है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई भारत की। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ है, ठीक है। बहुत सारी कारपोरेट कंपनियां जो हैं उनके हेडक्वार्टर हैं, एमएनसी, कई सारे एमएनसी के हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा ये बॉलीवुड के लिए, आप जानते हैं कि बॉलीवुड को लेकर के बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पोर्ट भी है, ठीक है। आइए, इसके अलावा कुछ और घटना भी हुई थी, जैसे ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है डेट को लेकर के बेसिकली, कि किस तारीख को, तो 26/11 आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, दिल्ली के बारे में चर्चा की गई है कि ये जो है दिल्ली है, इसका जीडीपी 293.6 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें एक टर्म है यूएसडी, इसका अर्थ क्या होगा? डॉलर यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है, यूएस डॉलर के रूप में, कहीं भी आपको यूएसडी लिखे तो यानी यूएस डॉलर के रूप में हुआ। आगे देखिए, कोलकाता के 150 है, सीधे मुंबई से आधा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, इसी में कुछ और फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं।
इसमें देखिए कलकत्ता जो है ये भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो यहीं से अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया। प्लासी का लड़ाई जो है 1757 का यहीं पे हुआ। जगत सेठ बहुत बड़ा व्यापारी, अमित चंद, ये सारे यहीं से है। शुरू के दिनों में आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसका ये आर्थिक उसका एक तरह से प्रारंभिक राजधानी रहा। विक्टोरिया पैलेस यहाँ पे फेमस है। क्या है? विक्टोरिया पैलेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की यदि बात की जाए, एयरपोर्ट की बात की जाए, जो दमदम में है, कलकत्ता का ही हवाई अड्डा है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है। और भी फैक्ट्स आप देखिएगा तो हुगली नदी, ये किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं कलकत्ता को लेकर के। आइए खैर आगे देखते हैं। बेंगलुरु जो है बेंगलुरु, ठीक है, पहले इसे बेंगलोर कहा जाता था। इसका जीडीपी 110 आंका गया है और ये भारत की आईटी राजधानी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चेन्नई जो है, चेन्नई के बारे में भी चर्चा की गई है। तो चेन्नई का भी भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, बहुत चर्चित चीज़ है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, तो देखिए ये नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है और इसके बारे में ये दिसंबर मंथ में मनाया गया था, आज से 5-6 महीने पहले। तो 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है, 2025 तक ये आयोजित हुआ था नागालैंड में। और ये वहाँ की समृद्ध परंपरा, कला और संगीत, ठीक है, का जीवंत उत्सव है। और ये कोहिमा के पास एक किसामा हेरिटेज विलेज है। क्या है? किसामा हेरिटेज विलेज, ठीक है, वहीं पे ये आयोजित किया गया था। तो कहीं डीप प्रश्न पूछे तो ये पूछेगा कि कहाँ मनाया गया था? तो किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया गया था। ये नागालैंड की सभी 17 प्रमुख जनजातियां एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन इसमें करती है। देखिए ये जनजातीय समुदायों द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपको फैक्ट मिला है कि 17 प्रमुख नागालैंड में जनजातीय समुदाय है, ठीक है। प्रत्येक जनजाति अपने पारंपरिक झोपड़ी में अपनी संस्कृति को दर्शाती है और उसे मोरुंग कहा जाता है। एक और नया फैक्ट आपको मिला, मोरुंग। प्रश्न कर दे कि मोरुंग क्या है, या ये प्रश्न कर दे कि जनजातीय समुदाय जो है पारंपरिक रूप से अपनी झोपड़ी में अपनी संस्कृतियों को दर्शाने के लिए जो कला का प्रदर्शन करती है, क्या कहलाता है? तो मोरुंग कहलाता है। इसके बारे में है कि वर्ष 2025 में इस महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत किया है और नए भागीदार नागालैंड सरकार ने स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को आधिकारिक तौर पे भागीदार देश घोषित किए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। और मौजूदा भागीदार कौन है भाई? तो यूनाइटेड किंगडम है। कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, उम्मीद करते हैं सबको ही बता देंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो जैसा जो है वो आईसीसी के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है, चेयरमैन है इसके। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसमें आईसीसी के बारे में। इसके सीईओ की बात की जा रही है कि आईसीसी के सीईओ कौन है। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो संजोग गुप्ता इसके सीईओ है, संजोग गुप्ता सीईओ है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास, नोट कर लीजिए, मिथुन मनहास। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जैसा, ठीक है, जैसा आईसीसी के अध्यक्ष है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें से कह रहा है कि आईसीसी के जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके साथ 4 ऑप्शन है, चारों देख करके तुरंत हमको बताइए। पहला ऑप्शन क्या है भाई? विराट कोहली,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पढ़िए देखिए उसको, तो रोहित शर्मा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन MS धोनी। चौथा ऑप्शन क्या है, देखिए बताइए, चौथा ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या को भी इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बिल्कुल देख के बताइए इसको। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग ऐसे ही जानते होंगे। हो गया, कमेंट करिए। तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सी नंबर आंसर सही है। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है कि एक और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि एक और फैक्ट है हमारे पास कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने भीम यूपीआई को अपनाया है। और अभी हमने MS धोनी को देखा कि MS धोनी जो है भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं बिहार के मुख्यमंत्री से संबंधित, ठीक है ना। हालांकि यहाँ नीतीश कुमार को दिया गया है, थोड़ा पुराना फैक्ट हो गया है। यहाँ ये प्रश्न होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। क्लियर है। तो इसमें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है, ठीक है। क्लियर है। और सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। कुछ और फैक्ट्स हैं, 2025 का इस डेटा पे हमको चर्चा नहीं करना है, वर्तमान कुछ देख लेते हैं। वर्तमान में देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है उप मुख्यमंत्री के रूप में। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रेम कुमार को स्थान दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन सा राज्य देश में पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। ये देखिए, बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो अब पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन हैं। इसमें से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र अपना AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा था कि बजट में AI पे जोर देने के लिए, बजट में AI को बढ़ावा देने के लिए बजट में काफी फोकस किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा है स्कारबोरो सोलो क्षेत्र जो है किन 2 देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है, ठीक है। कौन सा है, स्कारबोरो सोलो क्षेत्र, ठीक है। स्कारबोरो सोलो क्षेत्र जो है किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण रहा है। तो देखिए ये जो है चाइना और फिलीपींस के बीच विवाद का महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसमें देखिए ये जो इलाका है वो साउथ चाइना सी में स्थित है। कहाँ स्थित है, साउथ चाइना सी में अवस्थित है। और चाइना और फिलीपींस जो है, दोनों देश जो है चाइना और फिलीपींस, ये जो दोनों देश इस पे अपना दावा करते हैं, ठीक है। दोनों का दावा है कि ये मेरा इस पे अधिकार है। इसी को लेकर के दोनों के बीच जो है तनाव की स्थिति हो जाती है। फिलीपींस इसे बाजो डी मेसिनलॉक कहता है, जबकि चाइना जो इसे है हुआंग यांग दाओ कहता है। क्या कहता है, हुआंग यांग दाओ के नाम से उसको बताता है। यह क्षेत्र सामरिक और समुद्री संसाधनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी महत्वपूर्ण है और उसके अलावा जो सी रिसोर्सेस हैं, समुद्री जो संसाधन है, उसके दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों देश इस पे अपनी दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर जो है यानी साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर जो है विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, ठीक है। यानी क्या है, सी के माध्यम से व्यापार में इसका काफी महत्व है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि विजय हजारे जो है ट्रॉफी जो है 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता। तो विजय हजारे का खिताब किसने जीता भाई,
तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से विदर्भ ने जीता। किसने जीता? विदर्भ ने इसको जीता है। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी जो हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। हमने तो ये देख लिया कि ये विदर्भ जीता है, और विदर्भ ने बेंगलुरु में, देखिए कहाँ पे, बेंगलुरु में जब इसका फाइनल मुकाबला हो रहा था तो सौराष्ट्र को हराया है। किसको हराया है? सौराष्ट्र को। ये तो मार्क्स, ये रन याद करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पहले का विजेता रहा है, इसके पहले लगातार 2 बार, कितनी बार? 2 बार सौराष्ट्र इसको जीते हुए हैं, और इस बार उसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 जो है, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है उसमें अमन मोखांडे को मिला। किसको मिला? अमन मोखांडे को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। इसे ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नाम से कई बार आपने सुना होगा, कि जानते हैं। ये अमन मोखांडे जो है वो विदर्भ की टीम की तरफ से खेल रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 के फाइनल मैच में विदर्भ के बल्लेबाज, ध्यान दीजिएगा, अथर्व ताइडे, यानी जो फाइनल का मुकाबला चल रहा था बेंगलोर में, उसमें अथर्व ताइडे जो है उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच हुए अथर्व ताइडे, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए, पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया खेले, अमन मोखाड़े। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि समाचार की सुर्खियों में रही तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये तो बहुत फेमस चीज है, बताइए कहाँ है जी? बार बार ये नाम सुनने को मिलता है। आपने बुलर झील का नाम सुना होगा। तुलबुल नौवहन परियोजना की बात की जा रही है। बुलर झील का नाम आपने सुना है? बुलर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, और ये परियोजना जो है ये इसी झील जो है से जुड़े बुलर बैराज के नाम से भी जाना जाएगा। इसे क्या जाना जाएगा? बुलर बैराज भी कहा जाएगा। ये तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना जम्मू कश्मीर से है, और ये बुलर बैराज के नाम से जाना जाएगा। ये बुलर झील के मुहाने पर किस नदी पे है? झेलम नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे? झेलम नदी का मुहाना है, और कहाँ? बुलर झील के पास। ठीक है, और कश्मीर का एक जिला है बांदीपोरा। जगह भी यदि आपको जानना है तो नोट कर लीजिए, बांदीपोरा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर कश्मीर में। ठीक है, नॉर्थ कश्मीर में ये इलाका पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन बनी है जापान की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री? साने तकाइची। साने तकाइची वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अब जापान से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा येन है, और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट फूजी है, और यहाँ के संसद का नाम डाइट है। कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। यहाँ भूकंप बहुत आता है। क्या आता है? भूकंप के झटके बराबर पाए जाते हैं। ये प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपों का समूह है। क्या है? द्वीपों का समूह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का थीम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, स्वयं को जागृत करो विश्व पे प्रभाव डालो, फिट यूथ फिट इंडिया, युवा नवाचार और विकास। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कुछ फैक्ट्स हैं इसमें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो देखिए सामने दिख रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो है स्वामी विवेकानंद का, क्या है? स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्म दिवस है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 में घोषित किया गया था, और 85 में फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया था। इस बार का जो थीम है इसका बताइए।
बी नंबर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, स्वयं को जागृत करो, विश्व पे प्रभाव डालो, यही इस बार का थीम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, इसमें स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की मूर्ति, इसका हिंदी क्या हो गया, सामाजिक न्याय की मूर्ति। ठीक है, इसके बारे में आपके सामने प्रश्न है कि इसके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में अवस्थित है। दूसरा है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा, यह महात्मा गांधी की प्रतिमा है जो नई दिल्ली में अवस्थित है। चौथा हमारा है कि यह ज्योतिबा फुले की प्रतिमा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, ऑप्शन जब आप देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है, यही आपका सही आंसर है, जो विजयवाड़ा में अवस्थित है और एक कांस्य का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, इसका नाम ही लिख दिया गया है यहाँ पे, तो इसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। सोनाली मिश्रा को बनाया गया है रेलवे सुरक्षा बल की का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और ये पहली महिला है जो इस पद पे पहुंची है, पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, हम लोग डेली जो है करंट अफेयर्स के सीरीज में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे। तो इसके साथ ही आप एग्जामगंज के चैनल को यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सर्च करके जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग फाउंडेशन बैच लाने के लिए प्रयासरत हैं, और ये निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले दिनों में इसको लाएंगे। साथ ही साथ हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, विशेष तौर पे बीपीएससी और बिहार एसएससी को लेकर के, तो उससे यदि आप जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत सारा बेनिफिट होगा। इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 20 टेस्ट का प्रावधान रखा है, और उस टेस्ट के साथ साथ हम लोग उसका डिस्कशन भी करेंगे, और ये पूर्णतः निःशुल्क है, डिस्कशन भी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा एग्जामगंज का टेलीग्राम ग्रुप, उसमें हम लोग पहले ही पेपर प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद यूट्यूब पे उसका डिस्कशन उपलब्ध रहेगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।